हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी एपीओ की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। और आरपीएससी एपीओ की बहुत ही लंबे समय के बाद जो है नोटिफिकेशन आई है और इस नोटिफिकेशन में हम जो है पूरे डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। 180 के लगभग हमें यहाँ पर सीट्स देखने को मिल रही हैं और एक बहुत ही अच्छा और बड़ा नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करेंगे कि जो राजस्थान एपीओ के प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे उसमें हमें जो है स्टैटिक अप्रोच देखने को मिलती थी कि एक पेपर हमारा सिर्फ और सिर्फ लॉ का हुआ करता था और दूसरा पेपर इंग्लिश हिंदी का हुआ करता था। उसके ऑल ओवर क्यूमुलेटिव कट ऑफ बनाई जाती थी और जो भी लोग उसको क्वालिफाई करते थे दोनों ही पेपरों को कट ऑफ को वो अपने जो है राजस्थान के एपीओ के आगे स्टेज पर जाते थे। तो आरपीएससी एपीओ में इस बार क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इन चेंजेस को आपको कैसे कवर करना है। और इस बार जो है आपका जो वेटेज है लॉ का उसको बढ़ाकर 70% कर दिया गया है, जो कि हमें पुराने पेपर्स में 50-50% देखने को मिलता था। पहले हमें हिंदी इंग्लिश का भी उतने ही मार्क्स का पेपर देखने को मिलता था और ऐसे ही हमें लॉ का भी उतने ही मार्क्स का जो है पेपर देखने को मिलता था। लेकिन आरपीएससी के इस नोटिफिकेशन में आपको कुछ बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं और इन बड़े फेरबदल को आपको देखकर यह एनालाइज करना होगा कि आरपीएससी एपीओ की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कहां-कहां पर सुधार करना है। और इसके बारे में बैच को लेकर के या फिर आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए उसको लेकर के सारी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं कि आपको अभी जो भी आपके जब से नोटिफिकेशन आया फॉर्म भरने के बाद से किस एंगल में और किस मोड में आपको तैयारी करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं ये इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम की डेट कब आएगी और एग्जाम कब होगा। तो इस डेट के बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जो है टेंशन में है कि इसके एग्जाम कब होंगे। उस बात को भी डील करेंगे, लेकिन उससे पहले कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट अप्रोच क्या रहनी चाहिए आरपीएससी एपीओ को कवर करने के लिए और इसकी आप कैसे लिमिटेड टाइम में कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे और कैसे आप 70% वाले पार्ट को फोकस करें तो 30% वाले को भी उतना ही फोकस करना है, क्योंकि ओवरऑल जो कट ऑफ निकाली जाएगी वो दोनों ही पेपर के मार्क्स से निकलेगी। तो आपको इंग्लिश हिंदी 30% वाले पेपर पे भी मेजरली फोकस करना होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उससे पहले अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं 2024-25 या फिर 2026 की, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का फाउंडेशन बैच नंबर 8, इसमें आपको न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ाए जाएंगे। हमारा बीएसए, बीएनएसएस और बीएसए, ठीक है, ये तीनों ही न्यू क्रिमिनल लॉ जो कि हमारे एनफोर्समेंट में आ रहे हैं 1 जुलाई 2024 से भारत में नए कानून लागू हो जाएंगे जो कि हमारे क्रिमिनल लॉ एविडेंस सीआरपीसी और आईपीसी को रिप्लेस करेंगे। तो ये बैच आपका न्यू क्रिमिनल लॉ से स्टार्ट किया जा रहा है और इस बैच में आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रवीण सर के द्वारा पूरी तरीके से यहां पर पढ़ाया जाएगा। प्रवीण सर एक्स डीजीएस, फॉर्मर डीजीएस हैं हमारे और वो जो है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज को छोड़कर आए हुए हैं। वो आपका इसमें एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्टार्ट कर रहे हैं और स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर अभी चल रही है होली सेल, जिसमें आपको फाउंडेशन बैच नंबर 8 जो कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा प्रोग्राम है, इसमें आपको 25,000 के बैच में एपीयू का कोड यूज करने के बाद मात्र 21,999 में एडमिशन दिया जा रहा है। तो 26 तारीख तक आप इस बैच में जो है एनरोल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पर और 27 तारीख शाम 4 बजे से इसकी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट की जा रही हैं। मूविंग अहेड, अगर आप राजस्थान एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान एपीओ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, मेरी आपको राजस्थान एपीओ की तैयारी में कोई हेल्प चाहिए या फिर आप राजस्थान एपीओ के रिस्पेक्ट में कुछ भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, वहां पर आप जब टच करेंगे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट हो जाएंगे और यहां पर मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो आप मुझे अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो अब आ जाते हैं हम अपने राजस्थान के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और एपीओ के इस नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसकी स्ट्रेटजी के बारे में एक एक करके हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इस बार आप राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा 7/3/2024 को राजस्थान एपीओ की वैकेंसीज को अनाउंस किया गया था। ये सारी चीजें आपको पता है, आपने कई वीडियोस और बहुत सारे एजुकेटर्स के वीडियो देखे होंगे, हमारे चैनल पर भी इस पर आपको वीडियो देखने को मिला था। अब यहां पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आपके बहुत लंबे समय बाद आई है। तो आप जितने भी लोग इस चीज के इंतजार में थे कि एपीओ का एग्जाम आरपीएससी जब निकालेगा तो हम देंगे, तो अब वो समय आ चुका है कि आपको अपने सीट बेल्ट को टाइट कर लेना चाहिए। अब यहां पर देखिए टोटल हमारे जो है कितने 174 सीट्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 50 सीट आपके जनरल के हैं,
ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्लस आपके अदर कैटेगरी के राजस्थान में बहुत सारे जो है क्या रिजर्वेशंस होते हैं, जिसमें एससी के हमारे 19 हैं, एसटी के हमारे 16 हैं, ओबीसी के हमारे 21 हैं, एमबीसी के हमारे 5 हैं और ईडब्ल्यूएस के 12 सीट्स हमारी यहां पर रखी गई हैं। अब अगर आप इस नोटिफिकेशन को, आई होप सबने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना और वहां से पढ़ लेना। अब अगर आप जब यहां पर नीचे आओगे तो यहां पर आपको देखनी है अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहां पर आरपीएससी ने अलाउ किया है उन सारे फ्रेशर्स को जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लॉ डिग्री है। पहला ऐसे नहीं हुआ करता था, एक्सपीरियंस मांगा जाता था, इस वजह से बहुत सारे लोग जो कि आरपीएससी में एपीओ बनना चाहते थे वो फॉर्म नहीं भर पाते थे। तो अब यहां पर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में जाएंगे तो आपको बोल रहा है डिग्री इन लॉ, प्रोफेशनल और इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। मतलब आपने अपने बीए एलएलबी या फिर एलएलबी की डिग्री को एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी से लिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो है क्या, आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरीके से क्या है, एलिजिबल है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप जो है हिंदी पढ़ना जानते हो, हिंदी लिखना जानते हो, देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब जो हमारी अमूमन तौर पर हिंदी भाषा होती है, अगर आप उसको लिखना जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो फ्रेशर्स हैं जिनके पास लॉ की डिग्री है वो भी इस एग्जाम को अब जो है पूरी तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी आयु सीमा। आयु सीमा में यहां पर आपको बताया गया है कि आपका जो है क्या 1/1/2025 तक आपकी एज 21 साल से ज्यादा हो और 40 वर्ष से कम हो। मतलब 21 साल से लेकर के 40 वर्ष तक का कोई भी इंसान जनरल कैटेगरी में इस फॉर्म को भर सकता है। इसके बाद आपको यहां पर एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है। अगर आप मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, तो वो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ऐसे ही वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल की महिलाओं के लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, वो 45 साल की उम्र तक फॉर्म को भर सकती हैं। इसी के साथ आपको यहां पर विडोज के लिए देखने को मिलेगा कि जो है विडोज के लिए आपकी कोई भी एज नहीं है, किसी भी उम्र की विडो जो है इस फॉर्म को भर सकती है। इसके साथ में वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट, वो सारी महिलाएं 50 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकती हैं। अब हम अगर इसी नोटिफिकेशन पर नीचे आएंगे तो हमें वेरियस अदर्स चीजें भी बताई गई हैं। और अब यहां पर जब आइए चयन प्रक्रिया में, तो ठीक है, यहां पर चयन प्रक्रिया में आपको यहां पर क्या करना है, इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले फॉर्म भरने की जो डेट है उसको देख लीजिए, 14/3/2024 से लेकर 12/4/2024, मतलब 12 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। रात 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। जो आरपीएससी का ओटीआर पोर्टल है उस पर जाकर ही आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, जैसे हम आरजेएस का फॉर्म भरते हैं उसी प्रोसेस से आपको यहां पर फॉर्म भरना है। आपको देखने को मिलेगा कि 500 रुपए इसकी जो है फीस रखी गई है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 500 रुपए खर्च करने होंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स अब यहां पर दी गई हैं। अब आ जाइए स्कीम एंड द सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक, और यहां पर आता है हमारा मेन कैच कि कैसे हम राजस्थान एपीओ की तैयारी करें। ठीक, तो अब यहां पर सबसे पहले यह समझिए कि जो आपका लॉ का पोर्शन है उसका 70% वेटेज रहने वाला है। इट मींस मतलब लॉ का वेटेज जो रहेगा वो आपका 70% रहेगा, लेकिन इंग्लिश हिंदी का वेटेज जो रहेगा आपका 30% रहने वाला है। ठीक, ये बात आपको यहां पर बताई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आरजेएस का पैटर्न था वो आरपीएससी एपीओ में अब फॉलो किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? क्योंकि आरजेएस में 100 क्वेश्चन आते थे बेटा, 100 में से 70 क्वेश्चन तो लॉ के होते हैं, 30 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश हिंदी के होते हैं। ठीक, तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ के कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले यह याद रखना कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि हमने आरजीएस के मॉड्यूल को उठा लिया है कि 70% वेटेज लॉ का और 30% में हम आपके जो है इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चंस पूछेंगे, जहां पर आपको जैसे आरजीएस में 15-15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं 100 क्वेश्चन में। ठीक, तो अब यहां पर क्या है कि लॉ के जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। सबसे पहली बात यही बताई गई है। इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि लॉ के आपके जो है 300 मार्क्स का पेपर आने वाला है। इज इट क्लियर कि 300 मार्क्स का पेपर आएगा और 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आपको जीके जीएस का जो 30% का वेटेज है वो आपको देखने को मिलेगा कि 50-50 मार्क्स का रहने वाला है और 2 घंटे का पेपर होगा। अब यहां पर जो लॉ का सिलेबस है, इस लॉ के सिलेबस पर आइए और यहां पर यह लिखा है कि अगर आपको एपीयू का पेपर पास करना है तो आपको देखने को मिलेगा कि 40% के मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया आपको दोनों पेपर में पास करना होगा। अब ये हमारा जो सिलेबस है 11 सब्जेक्ट्स आपके इसमें लॉ के हैं और 2 आपके इंग्लिश हिंदी है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें आरपीएससी एपीयू के लिए तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग आपको 13 सब्जेक्ट कवर करने हैं, जिसमें आपका एक है इंग्लिश,
एक है हिंदी। अब देखो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान जो है जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक चीज कॉमन है कि यहां पर आपकी प्रीलिम्स में भी क्या पूछी जाती है, प्रीलिम्स में भी ग्रामर पूछी जाती है। ठीक है, जो है क्या पूछी जाती है, ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे उपसर्ग पूछ लिया जाएगा, संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा, विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा, ये सारी चीजें आपसे यहां पर पूछी जाती हैं। तो अब यहां पर टोटल 13 विषय हैं जिसमें से 11 हमारे लॉ के हैं। ठीक है, जिसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चन हमसे लॉ में पूछे जाने वाले हैं। अब इन 11 लॉ के सब्जेक्ट में भी आपको बाइफर्केट करना है कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं और उसी पैटर्न पे तैयारी शुरू करनी है। बाकी बचे हुए 2 सब्जेक्ट हैं आपके इंग्लिश और हिंदी, जिससे आपका बड़ा सिलेबस बनता है। और आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपकी हिंदी वीक होगी, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश वीक होगी। तो आपको 30% मार्क्स इस वाले पेपर, मतलब 30% के वेटेज इस पेपर में भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, तभी आपको ओवरऑल कट ऑफ में रखा जाएगा, वरना आपको नहीं रखा जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम क्या कैसे इसकी तैयारी करें। देखो सबसे पहले तो याद रखना कि अगर एपीओ का पेपर निकालना है तो आरजेएस की स्ट्रेटजी पे जाना होगा कि लॉ को प्राइमरी रखना है। प्राइमरी क्या रहेगा, प्राइमरी लॉ रहेगा, क्योंकि अब 50-50 का वेटेज नहीं है। यहां पर पहले हुआ करता था 50-50 का वेटेज कि दोनों ही जो है 50-50% वेटेज रखते थे, लेकिन इस बार ये रूल खत्म कर दिया गया है। अब वेटेज है 70-30 का। ठीक, तो प्राइमरीली हमें क्या करना है, प्राइमरीली हमको जो है लॉ पर ही फोकस करना है। अब लॉ के जो 11 सब्जेक्ट हैं, इन 11 सब्जेक्ट को एक एक करके देखिए और फिर इनका वेटेज हम जो है क्या करते हैं, इसमें डिसाइड करते हैं। सबसे पहले इंडियन पीनल कोड, पुराने पेपर उठाकर देखना, 20 से 25, 25 से 30 क्वेश्चन भी आपके आईपीसी से आए हैं। दूसरा है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब ये सवाल उठता है कि यहां पर ये ओल्ड लॉज लिखे हैं, तो ओल्ड लॉज ही राजस्थान एपीओ में आने वाले हैं। नए वालों को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, नए वालों को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पुराने से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो इंडियन पीनल कोड 1860 इसमें आने वाला है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी आने वाला है। अब ये 3 जो आपके कानून हैं, ठीक है बेटा, ये जो 3 कानून हैं, अब इनको लिख लीजिए, आपका आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और जो आपका सीआरपीसी है, ये 3 मेजर सब्जेक्ट आपका, ये 3 मेजर सब्जेक्ट आपका 40% पेपर कवर करेंगे, 40% पेपर कवर करेंगे। ठीक, तो अब हमारा जो फोकस होना चाहिए राजस्थान एपीओ के लिए, सबसे पहले ये होना चाहिए कि ये तीनों क्रिमिनल लॉज हमारे पूरी तरीके से परफेक्टली तैयार हों, जिसमें हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, सबसे पहले हमें बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, इनके जो इंडेक्स हैं, इंडेक्स चैप्टर वाइज, क्योंकि चैप्टर वाइज बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एपीओज में, और सेक्शन वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज। ठीक है, इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा कि आपको बेयर एक्ट को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है। दूसरा, आपको इंडेक्स बहुत अच्छे से फॉलो करनी है, चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कह लीजिए टॉपिक्स जिनमें आपकी लीगल मैगजिम्स आती हैं, जिनमें आपकी लीगल मैगजिम्स आती हैं, उनकी आपको हर सब्जेक्ट की, मेजरली इन तीनों सब्जेक्ट की बेटा लिस्ट बनाकर रखनी है। जैसे डॉली इन कपिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमें इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन में दिखाई देता है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एपीओ में पूछा ही जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको जो है टॉपिक वाइज लीगल मैगजिम्स की A4 साइड पर लिस्ट बना लेनी है, प्लस इसके साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, ठीक है, इनको भी आपको मेजरली पढ़ना है। और इन तीनों सब्जेक्टों को अगर पढ़ने की बात करें तो आपका कितना दिन का टारगेट रहना चाहिए, तो देखो अभी बहुत लंबा समय तो कह नहीं सकते कि कम डेट आ जाएगी, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स जो है 2.5 से 3 महीने के अंदर इसका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपको ऐसे मैनेज करना है कि आप इन सब्जेक्ट को, मेजर सब्जेक्ट को अपने कितने दिन देकर चलोगे, 10 डेज देकर चलोगे। अगर आप 10 डेज में इतने सारे टॉपिक्स को नहीं कवर कर पा रहे हैं तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम एक सब्जेक्ट को हमको 15 डेज देने हैं, मैक्सिमम एक सब्जेक्ट को हमको 15 डेज देने हैं। लेकिन तीसरी बात याद रखने वाली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मेन बात याद रखने वाली ये है कि जब हम इन तीनों को कर रहे होंगे 15-15 दिन में, 45 दिन में जब हम इन तीनों को कर रहे होंगे, तो हमको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात का याद रखना है कि ये 45 दिन हमारे इन सारी चीजों को कवर कर रहे हो, तभी हम ये समझेंगे कि हमारे ये 3 मेजर सब्जेक्ट जो कि 40% के आएंगे वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप इनको कवर करते जाए, ठीक है, डेली बेसिस की बता रहा हूं, जब आप इन, जैसे मान लीजिए आपने ये सारी चीज एक चैप्टर पढ़ा,
किसी का आईपीसी का या फिर एविडेंस का या फिर सीआरपीसी का, तो उसी चैप्टर के और उन सेक्शंस के जो आपने पढ़ लिए हैं उसी के आपको डेली 1 घंटा बैठ करके जितने एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं उनको पूरी तरीके से डेली की डेली करते जाना है और 45 दिन में आपका टारगेट रहना चाहिए कि आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को कवर कर लें। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इनको डेली आप जो है क्या कर सकते हो, इनको डेली आप 2 से 3 घंटे दे सकते हो, 3 घंटे दे दो, मेजर सब्जेक्ट है तो आप डेली इसमें क्या करो, डेली अपने 4 आवर, कितने 4 आवर्स इसमें आप अपने लगा लो। ठीक है, 4 आवर्स आप डेली इसमें अपने लगा लो, कोई भी समस्या वाली इसमें बिल्कुल भी बात नहीं। मूविंग अहेड, आगे आइए, आगे के सब्जेक्ट्स पर चलते हैं। अब यहां पर आइए, सबसे पहले द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989, दूसरा प्रोहिबिशन ऑफ पॉक्सो, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट 2012 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफेंडर एक्ट 1958। अब इन 4 एक्ट्स को उठा लीजिए और ये चारों ही एक्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है बेटा, याद रखिएगा कि आपका SC/ST एक्ट, प्रोटेक्शन पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। ठीक है, ये जो एक्ट है हमारे, ये चारों भी हमारा जो है कितना, ये चारों हमारे एटलीस्ट 30% सिलेबस को कवर करके चलने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन चारों का नाम लिख लीजिए, SC/ST एक्ट, ठीक है, दूसरा इसमें हमारा था प्रोहिबिशन ऑफेंडर एक्ट, तीसरा इसमें हमारा है पॉक्सो और चौथा है इसमें हमारा JJ एक्ट। ठीक, तीसरा है पॉक्सो और चौथा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, ये जो 4 एक्ट हैं ये भी हमारे लगभग हमारे इस पेपर के 30% वेटेज को रखेंगे, 30% वेटेज को रखेंगे। तो आपको इनमें सबसे ज्यादा फोकस करने वाला सब्जेक्ट है अपना पॉक्सो, से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आएंगे, JJ से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आएंगे और SC/ST से तो जहां जहां पर SC/ST आता है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट को भी हमको उतने ही डिटेल में पढ़ना है और इन एक्टों को पढ़ने के लिए आपको डेली बेसिस पर अपना टारगेट बनाना होगा। मान लीजिए आपने SC/ST एक्ट को शुरू किया तो आपको 5 से 6 दिन में इसको कंप्लीट करना है। प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो और आप पॉक्सो एक्ट को पढ़ने बैठोगे तो इसमें भी आपके जो है 6 से 8 दिन का समय लगेगा और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को भी पढ़ने में 6 से 8 दिन का समय लगेगा। तो अगर हम इसको एक एवरेज मान के चलें तो हमारा 7 दिन में ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं, तो 28 डेज का समय लगेगा हमको इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। 45 डेज हम जो है डेली 3 घंटे पढ़ रहे हैं अपने मेजर एक्ट को, उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं। ठीक है, 2 बातें हमने देख ली, तो 4 घंटे का टाइम हमारा उसमें निकल गया जो हमने मेजर लॉस कवर किए। इसके बाद 2 घंटे डेली हम इनको दे रहे हैं, 2 घंटे डेली हम इनको दे रहे हैं और इसके साथ में हम 2 घंटे डेली जब इनको दे रहे हैं तो ये हमारे ये कितने दिन में 45 डेज में कंप्लीट हो गए हैं, प्लस इसके साथ में हमारे ये जो है 28 दिन में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो अब हम 6 घंटे डेली बेसिस पर अपने जो है लॉ के सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। ये आपकी राजस्थान एपीओ की बेस्ट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अब आपके बचते हैं 4 इंपॉर्टेंट एक्ट। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि हम जो है टोटल 7 सब्जेक्ट्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है, लॉ के जो 70% आने वाला है उसके हम जो है 70% के कितने 7 सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, डेली बेसिस पर हमारी पढ़ाई कितने हो रही है, 6 आवर्स हमारी जो है डेली बेसिस पर यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। ठीक, अब आते हैं हम बचे हुए 4 सब्जेक्ट पर। इसमें आपका आता है आर्म्स एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस 1992 और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजरमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्वायरमेंट एक्ट 2022। अब ये जो एक्ट है, अब यहां पर आप देखिए कि ये जो 4 एक्ट बचे हैं ये भी आपका लगभग 30% पोर्शन क्या करेंगे, 30% पोर्शन ऑफ द एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो अब इन 30% को पढ़ने के लिए आपके पास अभी 45 डेज का मैं प्लानर बना के यहां पर चल रहा हूं। 45 डेज के इस प्लानर में सिर्फ लॉ 70% लॉ के पेपर को कवर करने की स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं। तो हम जो है क्या कर चुके हैं, 7 सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं और हमने इन जो है 7 सब्जेक्ट में से जो 3 क्रिमिनल लॉस थे उनको 45 डेज दिए हैं 15-15 दिन के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, और बचे हुए जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं इनको हम 28 दिन दे चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर अपना प्लान बनाया है और अब हमारे पास टोटल 17 दिन बचते हैं। तो ये जो टोटल हमारे 17 डेज बचते हैं, उन 17 डेज में आपको डेली बेसिस पर 2 से 3 घंटे निकालने हैं अपने इन 4 एक्ट्स को पढ़ने के लिए। ठीक है अपने इन 4 एक्ट्स को पढ़ने के लिए। ठीक, तो यहां पर आपका ये मान के चलिए कि डेली बेसिस पर अगर हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमनली इजीली पॉसिबल है। ठीक,
कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि एपीओ बनना चाहता है और 24 घंटे में से 6 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा है। अगर आप 24 घंटे में से 6 घंटे आरपीएससी एपीओ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो मान के चलिएगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी चीज को चेस करते हैं, चाहे हमारे एपीओस के एग्जाम हो या फिर जुडिशरी के एग्जाम हो, वो हमसे मांगते हैं हमारा टाइम प्लस हमारा मैनेजमेंट, हमारा डेडिकेशन, और हम कितनी ईमानदारी से बिना अपने आप से झूठ बोले। आपको किसी को दिखाना नहीं है, आपके मम्मी पापा बार बार रूम में पूछने नहीं आएंगे कि आपने कितना पढ़ लिया है, ठीक है, या फिर उनको नहीं पता है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस मैनर में कितने दिन तक पढ़ने हैं, ठीक। तो आपको उनको दिखाने के लिए रूम में बंद नहीं रहना है, आपको 24 घंटे का यूटिलाइज करना है। और 24 घंटे में आप ये मान के चलिए कि आप डेली बेसिस पर 14-15 घंटे अपने आप क्या करते हो, 15 घंटे आप जो है निकाल देते हो अपने सोने में, खाने में, पीने में, अपने जो है क्लास जाने में, कुछ भी करने में। उसके बाद भी आपके पास 9 घंटे बचते हैं, जिसमें से अभी हम 6 घंटे का इस्तेमाल कर चुके हैं, और 6 घंटे में हमने 45 दिनों में अपने लॉ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। कितने? 45 डेज में हमने अपने लॉ का 45 डेज में हमने अपने लॉ का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, और सिर्फ हम दिन में 6 घंटे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, 6 घंटे ही पढ़ रहे हैं। अब यहां पर आता है हमारा बचा हुआ 30% का पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आरजेएस में एपीयू को क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें आपका 50 नंबर की तो इंग्लिश आनी है, 50 मार्क्स की इंग्लिश आनी है, और 50 मार्क्स की आपकी हिंदी आनी है। अब एक चीज याद रखना कि ये जो 50-50 नंबर का आपका सेकंड पेपर होगा, ये सबसे बड़ा हर्डल होगा, क्योंकि इसमें अगर 40% सिक्योर नहीं किए तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला है। इसी वजह से जब आप इंग्लिश हिंदी के पेपर को तैयार करें तो आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ना है। तब आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ना है। दोबारा दोहरा रहा हूं, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ना है। 3 बार दोहराने का मतलब यह है कि आपको इंग्लिश की पूरी ग्रामर, हिंदी की पूरी ग्रामर आनी चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बोला? तो आप अपने इंग्लिश हिंदी के लिए डेली, आप अपने इंग्लिश हिंदी के लिए डेली क्या करेंगे बेटा? डेली 2 घंटे निकालेंगे। अपनी इंग्लिश हिंदी के लिए डेली 2 घंटे निकालेंगे ही निकालेंगे। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो अब टोटल जो हमारा पढ़ने का टाइम पीरियड हो गया वो हो गया दिन में 6 घंटे तो लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक, और 2 घंटे हम जो है इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे हैं। तो टोटल हो गए हमारे 8 घंटे। 8 घंटे अगर आप आज से 50 दिन का टाइमर लगाकर, 50 दिन का टाइम टेबल बनाकर अगर आप दिन में पढ़ना पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुबह के टाइम पर 4 घंटे निकालिए, 4 घंटे शाम के टाइम पर निकालिए। और अगर आप दिन में पसंद नहीं करते हैं पढ़ना, जैसे मुझ जैसे लोग हैं जो कभी दिन में नहीं पढ़ सकते क्योंकि कोई ना कोई आता रहेगा, कुछ ना कुछ बच्चे मैसेज करके पूछते रहेंगे, या फिर किसी का कोई डाउट आ जाएगा तो उससे बात होती रहेगी, तो उससे सॉल्यूशन डिस्कशन होता रहेगा, किसी दोस्त का कॉल आ गया, तो दिन में अमूमन तौर पर मैं पर्सनली पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इतने सारे एंगेजमेंट्स रहते हैं, क्लासेस रहती हैं, इस वजह से। कुछ ऐसे लोग हैं, अभी डेट पर भी आऊंगा कि डेट कब आएगी, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं यहां पर कि वो रात को पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे दिन में। तो अगर दिन में पढ़ रहे हो तो 4-4 घंटे का अपना टाइम टेबल बना लो। और रात वाले हैं तो रात वाले जब सारे लोग सो जाते हैं तो सिर्फ बूथ पढ़ते हैं, और बूथ बन के ही पढ़ना पड़ता है जज बनने के लिए या एपीयू बनने के लिए, ठीक। तो रात को 10 बजे से लेकर बैठो, सुबह 4 बजे तक 6 घंटे का टाइम निकाल लो, दिन में अपने एमसीक्यूज वगैरह लगा लो। इस तरीके से आप अपना मैनेज कर सकते हो। तो आपके पास 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में से सिर्फ आपको शिद्दत से अपने आप से बिना झूठ बोले हुए एपीओ के पेपर को क्वालिफाई करना है। तो दिन में सिर्फ 8 घंटे पढ़ना है, दिन में सिर्फ 8 घंटे पढ़ना है। और ये 8 घंटे अगले 50 दिन तक आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, जिसमें जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो ग्रामर को और अच्छा करने की कोशिश करें, और उनकी हिंदी अच्छी नहीं है तो हिंदी पर भी उतना वर्क करें जितना आप इंग्लिश पे कर रहे हैं। अगर हिंदी अच्छी है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को अपनी को पॉलिश करने की कोशिश करें, ग्रामर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि यूपी मतलब राजस्थान एपीयू में ग्रामर से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप 8 घंटे पढ़ के
इस तरीके से आप डेली 8 घंटे पढ़ के क्या कर सकते हैं, राजस्थान में एपीयू के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि 8 घंटे हमें कितने दिन तक पढ़ना है। मैंने 45 दिन का टाइम टेबल बनाया, एक आध दिन छुट्टी मार लोगे, मन नहीं करेगा किसी दिन पढ़ने का, किसी दिन बुखार आ जाएगा, किसी दिन कोई गेस्ट आ जाएंगे, तो हमारे 4-5 दिन वेस्ट हो जाएंगे। आज से 50 दिन का टाइम टेबल बनाओ, जिस तरीके से स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो करो। आई होप आपका एपीओ का पेपर निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको फॉर्म जो है भरना है और फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है सर, एपीओ की प्री की डेट 2 मंथ में आ जाएगी क्या? मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन मेरी तरफ से कि एपीओ की डेट 2 महीने में आ जाएगी। डेट का कुछ नहीं पता है, डेट का कुछ नहीं पता। एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने में आपका पेपर नहीं हो सकता, आपका पेपर नहीं हो सकता। 12 मार्च से कोड ऑफ कंडक्ट भारत में लागू हुआ है 2024 के इलेक्शन के चलते, लेकिन ये नोटिफिकेशन 9 तारीख को आ गया है। अब यहां पर समस्या क्या है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन हमारा कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से पहले आ जाता है तो उसका पेपर हमारा जो है आचार संहिता जब लगी होती है, कोड ऑफ कंडक्ट जब लगा होता है, तब कराया जा सकता है। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। और इसमें एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट का अनाउंसमेंट किया था, मतलब देश में आचार संहिता लागू की गई थी 2024 के इलेक्शन के लिए, तो इस बार के इलेक्शन कमीशन के जो डिक्लेरेशन है, इलेक्शन कमीशन का जो डिक्लेरेशन है, अगर आप उसको गौर से पढ़ोगे तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी स्टेट पीसीएस, कोई भी यूपीएससी की जो है वैकेंसी या फिर कोई भी संस्था अपनी वैकेंसी को अनाउंस कर सकती है, इवन दो कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहे या फिर नहीं लगा रहे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैकेंसियां आती रहेंगी और वैकेंसियों के आते रहने के बाद उनके पेपर भी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर किया है उसमें एक नया स्पेशल क्लॉज डाला है। यह स्पेशल क्लॉज बात करता है किसकी? ये स्पेशल क्लॉज बताता है कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट लगाने के बाद जो पुरानी धारणा थी उसको हम खत्म करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कोई भी स्टेट किसी भी वैकेंसी को नहीं लाएगा, इसको खत्म किया जाता है। और कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बावजूद भी यहां पर क्या किया जाएगा, आप वैकेंसीज ला सकते हो। तो आरजेएस की वैकेंसीज भी आ सकती हैं, अगर इस स्पेशल क्लॉज का राजस्थान वाले अगर उन्होंने देख लिया होगा तो वो ला सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नोटिफिकेशन आया है, तो नोटिफिकेशन के लगभग 2 मंथ्स में, नोटिफिकेशन के लगभग 2 मंथ्स में आपका राजस्थान एपीयू के पेपर को होने की मेजर संभावना है। राजस्थान एपीयू के मेजर संभावना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर पहले फ्रेशर्स नहीं अप्लाई कर सकते थे, तो अब फ्रेशर्स के लिए बेटा, फ्रेशर्स के लिए खुला हुआ है पूरा दरबार। जाओ अप्लाई करो, 8 घंटे डेली पढ़ लो और डायरेक्टली अपने एपीओ के पेपर को क्वालिफाई कर लो। ठीक, तो ये स्ट्रेटजी थी राजस्थान एपीओ की। ठीक, राजस्थान 12 अप्रैल लास्ट डेट है, बिल्कुल सही बात है, 12 अप्रैल लास्ट डेट है। उसके बाद से 2 महीने काउंट करें, अभी से 2 महीने अभी से कर लोगे। एक बात याद रखना, कुछ लोग, अब देखो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया एक दोस्त का, एक बच्चे का, कि 12 अप्रैल फॉर्म भरने की आखिरी डेट है, तो क्या यह माना जाए कि 12 मई या फिर 12 जून के लगभग पेपर होगा? ठीक, मतलब 12 जून को हम तब से 2 महीने काउंट करें इस डेट से, या फिर आज से ही 2 महीने काउंट कर लें? यहां पर एक टेक्निकल एंगल फंसता है। हम वकील हैं, हम ये सोचते हैं कि यहां से काउंट कर लेते हैं तो और टाइम मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आया था 9 मार्च 2024 को। मेरा यह कहना है कि 9 मार्च 2024 से आप 50 दिन काउंट कर लीजिए या फिर 2 महीने काउंट कर लीजिए। इज इट क्लियर? ठीक, आप ये कह रहे हो कि 12 अप्रैल के बाद हम 2 महीने काउंट कर लें, और मेरा ये कहना है कि 9/3 को नोटिफिकेशन आ चुका था। ठीक, यहां से 2 महीने काउंट कर लेना। 9 मार्च से
9 अप्रैल और 9 मई, ठीक है। यहां से 2 महीने काउंट कर लेना, 50 दिन की स्ट्रेटजी बना लेना, ठीक है, और इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब अगर पेपर, मैं आपको जिता रहा हूं यहां पे, अब अगर पेपर आपकी बताई हुई डेट पर होता है, 12 अप्रैल को लास्ट डेट है और 12 जून के लगभग या फिर जून मिड में या जून लास्ट में, जून लास्ट में, मिड में या फिर लास्ट में पेपर कंडक्ट कराया जाता है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा 9 मई तक। इज इट क्लियर? आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा 9 मई तक। फिर भी आपके पास जून का टाइम होगा जिसमें आप अपने आप को एनहेंस कर सकते हो रिवीजन करके। तो अगर जो लोग 9 मार्च से 50 दिन की स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, वो इन लोगों से 1 महीने आगे चल रहे हैं, 1 मंथ आगे चल रहे हैं। इट मींस कि वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद 45 दिन में 2 बार रिवीजन करके जाएंगे। और जो लोग यहां से काउंट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक इस होड़ में लगे होंगे कि भाई आज तो 44वां दिन है, आज 42वां दिन है, अभी 2 दिन में और सिलेबस कंप्लीट होगा और उसके बाद हम लास्ट दिन में सारा रिवाइज करेंगे। तो अब सिलेक्शन के चांस किसके हैं? अब मैं आपसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अब सिलेक्शन के चांस किसके हैं? जो लास्ट दिन तक अपने तैयारी में लगा हुआ है, जिसने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं किया, ठीक, उसके ज्यादा चांसेस हैं। या जो बंदा अपना पहले ही 9 मई तक सिलेबस कंप्लीट करके बैठा है और उसके बाद उसके पास मान लो 30 दिन का टाइम मिला, 40 दिन का टाइम मिला और उसने मेरी RRR टेक्निक को फॉलो किया और RRR टेक्निक से रिवीजन करके चला गया, तो सिलेक्शन के चांस किसके ज्यादा होंगे? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, इस स्टूडेंट के या फिर इस स्टूडेंट के? पढ़ के कितना भी चले जाओ, जब तक उसको दिमाग में बिठाओगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, तब तक उसका कोई भी महत्व नहीं निकलेगा। क्लियर? सर मेरा क्वेश्चन, ठीक, तो चांस इसके ज्यादा हैं कि ये राजस्थान एपीओ में हो सकता है 2 बार रिवाइज करने के बाद टॉपर्स की लिस्ट में हो। किसकी? टॉपर्स की लिस्ट में हो। और ये स्टूडेंट जो कि लास्ट दिन तक तैयारी कर रहा है, ये हो सकता है कि जो इंटरव्यू का रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट आएगा ना, उसके लास्ट रैंकिंग पे हो। फिर दिल में धुक धुक लगी हुई है कि यार सीटें तो 180 हैं, इंटरव्यू में बुलाए गए 600 लोग, ठीक है, तो मेरा जो इंटरव्यू का नंबर आया है वो आया है 560। तो क्या मैं इतने लोगों को, 400 लोगों को बीट करके 174 के सिलेक्टेड लिस्ट में आ पाऊंगा? तो उसके दिल में यही दुख दुख लगी रहेगी। और फिर इंटरव्यू तो भाई आप जैसा परफॉर्म करते हो वैसे आपको मार्क्स मिलते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको लिया जाता है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये स्टूडेंट जो कि 2 बार रिवीजन करके गया है, इसकी रैंक आई है मान लीजिए 110, मेंस की रैंकिंग में इसका 110वां नंबर है। तो सिलेक्शन के चांस किसके ज्यादा रहे? हमारे 560 वाले के या 110 वाले के? बताओ, इतना कॉमन सेंस तो दिख रहा है ना। यही 2 स्ट्रेटजी हैं। मैंने हमेशा इस अप्रोच से तैयारी की, इसी वजह से मैं हमेशा फेल होता रहा, ठीक है। और बस आप ऐसा कर लो, ठीक है। मैं एक सिंपल एक जर्नल आइडिया दे रहा हूं, है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता इंटरव्यू का। मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूं। जुडिशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आने के बाद, ठीक है, वहां तो इंटरव्यू है ना, समझ लो। जुडिशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आने के बाद मान लीजिए मैं यूपी स्टेट का रहने वाला हूं और यूपी जुडिशरी को लंबे समय से टारगेट कर रहा था जब मैं प्रिपरेशन करता था, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को समझो, अभी वो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि यूपी का नोटिफिकेशन 2 या 3 साल में एक बार आएगा, 2 या 3 साल में एक बार नोटिफिकेशन आएगा। जैसे 18 में आया, फिर उसके बाद 21 में आया, ठीक है। तो इस तरीके से 3-3 साल बाद यूपी का नोटिफिकेशन अमूमन तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन मेंटलिटी क्या होती है स्टूडेंट की कि यार अभी दूसरे स्टेट के आ रहे हैं, एमपी में ट्राई कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में ट्राई कर लेते हैं, उत्तराखंड में ट्राई कर लेते हैं, डीजीएस में ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और मेन फोकस क्या है? मेन फोकस है कि भाई यूपी में जज बनना है, क्योंकि यूपी हमारा होम स्टेट है।
अब इन सारे स्टेट्स जो कि हर साल आते रहते हैं, इनमें ट्राई करते रहे, लेकिन यूपी के लिए कभी डेडिकेटेडली बैठकर 1 साल मेंस के लिए पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, और जो लोग डेडिकेटेडली, मेरे ही रूममेट, नाम नहीं ले सकता, मेरे रूममेट या फिर मेरे बैचमेट बहुत सारे जज हो गए क्योंकि वो एक ही स्टेट पे फोकस थे, दैट इज यूपी। उनको यूपी में ही जज बनना था। ठीक है, तो अब यहां पर अप्रोच क्या थी कि वो नोटिफिकेशन का इंतजार ही नहीं करते थे, वो डेली 8 घंटे यूपी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, मान लो 2 साल तक इन्होंने यूपी की तैयारी की। मैं काफी स्टेट्स के प्रीलिम्स दे दे के खुश होता रहा कि प्रीलिम्स होते रहे। प्रीलिम्स के बाद जब मेंस का नंबर आता था तो 2 से 3 महीने का समय मिलता था। 50-60% वाले लोग मेंस में सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अपने 30-40% मार्क्स आते रहे, वहां पर हम फेल होते रहे। ठीक है, तो अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? यहां पर समझने वाली बात यह है कि 2 साल तक लगातार ब्लंटली 8 घंटे तैयारी करने वाले स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट जो कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करता है, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू कर सकता है, कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकता। मान लीजिए कि जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, इसका भी प्रीलिम्स पास हुआ। अब देखो दिक्कत कहां पर आएगी। ठीक है, और मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू की, मेरा भी प्रीलिम्स पास हुआ। हम दोनों ही भाई पहुंच गए कहां पर? हम दोनों ही भाई पहुंच गए मेंस की स्टेज पर। अब उसने मेंस की स्टेज के लिए 2 साल लगा रखे हैं और मेरे पास यूपी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाने के बाद 3 महीने का समय था, या यूपी के प्रीलिम्स के बाद 3 महीने का समय था। अब एक्स्ट्रा एडवांटेज पर कौन होगा? क्या ये भाई साहब होंगे जो 2 साल से अपने मेंस की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट की, दैट इज यूपी, या फिर 3 महीने मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद पढ़ा, तो किसके चांसेस ज्यादा होंगे? अब यहां पर एक कैच है कि इन भाई साहब के, मान लो यूपी में 600 वैकेंसी थी, ठीक, एग्जांपल दे रहा हूं 600 वैकेंसी का, 600 वैकेंसी थी, तो यहां पर क्या हुआ, 1800 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। 1800 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। एक सीट पर 3 कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। तो इन भाई साहब की रैंक कितनी थी? इन भाई साहब की रैंक थी 232वें नंबर पर इनका नाम था मेंस का, अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स। और हमारा नाम कहां पर आया? हम भी मेंस क्वालिफाई किए, ठीक है, तो हमारा नाम आया कहां पर? 1500वें नंबर पर। अब यहां पर यह देखिए कि हम दोनों ही इंटरव्यू के स्टेज पर पहुंचे, दोनों ही इंटरव्यू के स्टेज पर पहुंचे, तो सिलेक्शन का चांस किसका रहा? सिलेक्शन का चांस किसका रहा? मुझे 1500 से जो है कितने, 1500 से 900 स्टूडेंट को बीट करके अंडर 500 की रेस में आना है, तब मेरा सिविल जज जूनियर डिवीजन यूपी में फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। ये भाई साहब ऑलरेडी 232 पर है, कितना भी खराब इंटरव्यू करके आएंगे, पासिंग मार्क्स पर भी ये क्या हो रहे हैं? पासिंग मार्क्स पर भी ये पास हो रहे हैं और सिविल जज बन रहे हैं। यहां पर 900 बच्चों को बीट करने की होड़ है, तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब केस का नाम पूछा गया तो केस के नाम में इन्होंने केस के फैक्ट बता दिए, तो इनको एवरेज मार्क्स मिल गए। मुझे क्या बताना पड़ेगा? मुझे केस में यह भी बताना पड़ेगा कि ये कितने बेंच के जजेस का केस था, इस बेंच के जो है जजेस को कौन हेड कर रहा था, या फिर अगर सीजे हाई कोर्ट का है तो सीजे की कोर्ट में था, तो सीजे कोर्ट में कौन हेड कर रहा था, चीफ जस्टिस कौन थे, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो सीजीआई कौन थे। तो इस तरीके के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की जरूरत होती है, जो कि हम 3 महीने की तैयारी से कभी नहीं ला सकते। उसमें भी इन सारे स्टूडेंट्स को एडवांटेज रहता है। तो अब इसी स्ट्रेटेजी पर काम कर लो कि यार 45 दिन का टाइम टेबल बना लो, 8 से 9 घंटे, उसके बाद आपके हैं 15 घंटे, 24 घंटे में से 9 घंटे घटा दो। मैंने 8 ही घंटे का टाइम टेबल बताया, 1 घंटे कुछ और पढ़ लेना, ठीक है, नहीं भी पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग को रिलैक्स करके गाने सुन लेना, ठीक। उसके बाद 15 घंटे हैं आपके, खाना, सोना, बाजार जाना, दोस्तों से बात करना, टहलने जाना, घूमने जाना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, आपकी मर्जी, ठीक। और 9 मार्च से 50 दिन काउंट करके अगर तैयारी शुरू कर दी है तो एक्स्ट्रा एडवांटेज पर रहोगे, 2 बार रिवाइज करके जाओगे तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, मेंस लिखने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और अगर ये सोचकर बैठे हुए हो कि 12 अप्रैल लास्ट डेट है, तब से टाइम टेबल बना के पढ़ना शुरू करूंगा, तो जो लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं आप ऑलरेडी उनसे 1 महीना पीछे। गॉट माई पॉइंट? आप ऑलरेडी उनसे 1 महीना पीछे। तो इस तरीके से आप राजस्थान एपीओ की तैयारी कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है, आ गया सबको समझ में? फिर भी आपको कोई भी डाउट हो राजस्थान एपीओ को लेकर
या फिर आप मुझसे राजस्थान एपीयू पढ़ना चाहते हैं, या आप राजस्थान एपीयू का स्पेसिफिक बैच चाहते हैं कि आपके लिए एक स्पेसिफिक बैच लाया जाए और 50 दिन में जो मैंने टाइम टेबल बताया है इतने घंटे आपको पढ़ा करके इस बैच को कंप्लीट किया जाए और 50 दिन में आपके राजस्थान एपीयू की पूरी तैयारी कराई जाए, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आप मुझसे कुछ गाइडेंस चाहते हैं, मैं 10,000 जुडिशरी के स्टूडेंट को फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूं। अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिलेगा। आपको वहां पर जो है क्या करना है, आपको वहां पर लिंक पे जाकर के मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके कोई भी जानकारी ली जा सकती है। राजस्थान एपीयू की बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 या फिर 25 की, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो फाउंडेशन बैच नंबर 8 है, इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाती है। इसमें आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पूरा कोर्स 1 साल के अंदर लाइव पढ़ाया जाता है और इसकी वैलिडिटी 2 साल तक आपके पास रहती है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से सारे मेजर और माइनर लॉज इसमें डिटेल में कवर कराए जाते हैं। 15 स्टेट्स के लोकल लॉज रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं। प्रीलिम्स के लिए डेली बेसिस पर एमसीक्यू मिलते हैं। मेंस के लिए टीचर्स के डिटेल लेक्चर नोट्स तो मिलते ही हैं, प्लस उन डिटेल लेक्चर नोट्स को कैसे आप लिमिटेड टाइम में अपने मेंस में लिखोगे 12 से 15 मिनट में, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, मतलब आपको हर एक हैंड रिटन नोट्स बनाकर दिए जाते हैं। हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड मेंटर मिलता है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो आपका जीके जीएस 2 महीने फाउंडेशन बैच में कवर कराया जाता है। स्पेसिफिकली जुडिशरी के प्रोस्पेक्टिव से करंट अफेयर्स वीकली, साप्ताहिक बेसिस पर आपके कवर कराए जाते हैं। इसी के साथ आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो आपका जजमेंट राइटिंग है वो आपकी जो है स्पेसिफिक लाइव क्लासेस में ही कवर कराई जाती हैं, प्लस आपकी जो इंग्लिश हिंदी है उसकी भी 1 महीने इस बैच में कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस चलती हैं। इसी वजह से इसको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का बैच बोला जाता है। और आप में से जितने भी लोग स्टडी आईक्यू जुडिशरी फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हैं, जहां पर आप ऐप के थ्रू टीचर से बात करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और इस बैच में आपकी जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो आपको जो है पढ़ाना स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो आप न्यू क्रिमिनल लॉज को भी पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए जो है क्या, ये बैच आपके लिए पूरी तरीके से जो है अभी होली सेल में 25,000 का बैच है। 26 मार्च 2024 इस होली सेल की वैलिडिटी है और आप 26 मार्च तक एपीयू का कोड अगर यूज करते हैं तो 21,999 में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बैच की जो क्लासेस हैं शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक चलती हैं, और इसमें आपको देखने को मिलता है कि ये बैच की क्लासेस 27 मार्च से आपके लिए स्टार्ट की जा रही हैं। स्टडी आईक्यू पर एपीयू के लिए बैच होगा या नहीं, वीडियो के कमेंट्स में बताना, या टेलीग्राम पर आज एक पोल डालूंगा, वहां पर जितने लोग रिप्लाई करेंगे, अगर आप सच में एपीयू की तैयारी करना चाहते हैं तो एपीयू का बैच लेकर मैं या मेरी टीम आपके लिए आ सकती है। लेकिन उसके लिए आपको बताना होगा कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी से डील करते हैं। जुडिशरी के जब भी नोटिफिकेशन आते हैं उनके क्रैश कोर्सेज या फिर जुडिशरी के फाउंडेशन बैचेस हमारे हर मंथ रहते हैं। हमारा मेन मोटिव जुडिशरी का ही है। लेकिन अगर आप राजस्थान एपीयू पढ़ना चाहते हो, राजस्थान एपीयू की 45-50 दिन में जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, इसी स्ट्रेटजी पे पढ़ के समझना चाहते हो और क्रैक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना है अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। यहां पर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और अगर आप सारे लोग क्यूमुलेटिवली इस डिसीजन को लेंगे तो आपके लिए राजस्थान एपीयू का बैच मैं आगे प्रपोजल रखकर आपके लिए करा सकता हूं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप होली सेल में इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 26 तारीख तक ये ऑफर बस आपके लिए बचा है, उसके बाद ये हमारा ऑफर खत्म हो जाएगा। आप खुद से भी एनरोल कर सकते हैं या फिर आप जो है मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं टीम को बोल के आपका एडमिशन करा दूंगा। आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जैसे ही आप गूगल पर स्टडी आईक्यू जुडिशरी सर्च करेंगे, आपको हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाना है। यहां पर आपको दिखेगा होली सेल में स्टडी आईक्यू जुडिशरी का फाउंडेशन बैच 8 37,000 का ये पूरा प्लान है। लेकिन आप इसको एपीयू का कोड यूज करके 21,999 में प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ 26 मार्च तक। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे, ऑफर अवेलेबल में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑफर एंटर प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर मेरे नाम के 3 अक्षर जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं, मतलब APU
एपीयू स्मॉल या कैपिटल किसी में भी डालोगे, यहां पर आपको अप्लाई करना है एपीयू। जैसे ही आप इसमें डालोगे आपको देखने को मिल जाएगा 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ 21,999 में ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपको दिया जा रहा है। आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन आपके सामने होंगे, इसमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट करेंगे आपका जुडिशरी फाउंडेशन बैच में एडमिशन हो जाएगा। फिर भी आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट या कोई समस्या है तो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर, या फिर अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैंने अपने रियल एक्सपीरियंस से जिस तरीके से एक स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए 8 घंटे डेली 50 दिन तक अगर आप पढ़ते हैं तो इस बेस्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करके राजस्थान एपीयू को क्रैक किया जा सकता है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। इसके रिस्पेक्ट में आपके कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर पूछ सकते हैं और जुडिशरी की फ्री मेंटरशिप का फायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।